हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स का चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये इसका कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं और आज इस पार्ट में हम करेंगे ओम के नियम, जो किससे संबंधित हैं और इन पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का ओम के नियम के क्वेश्चन। तो जो ओम का नियम है वो क्या बताता है? विद्युत परिपथ में जो धारा है, दो तारों के बीच के जो सिरे हैं उनमें विभवांतर, हम पिछली चैप्टर में कर चुके हैं विभवांतर के बारे में। विभवांतर क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, वोल्टेज की बात कर रहा है। तो ये हम वहां पर पढ़ चुके, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान क्या होना चाहिए? समान रहना चाहिए। ये इस तरह की बात करता है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती है। इसका मतलब क्या है? जो करंट है, जो आई से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज के। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। ठीक है। करंट, ओम ने बताया था, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के। क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? करंट, जो हमारा करंट था, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है किसके? वोल्टेज के यानी कि विभवांतर के। और करंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के। आगे हम रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे, अभी हम यहां पर देखते हैं। तो ओम के नियम से की वजह से हमारे पास क्या चीज निकल के आई? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस। और हमारे पास ओम के नियम की वजह से ये नियम निकल के सामने आया। अगर हम इसको V यहां ले आए और R ही आ जाता तो क्या हो गया? IR। इसका मतलब क्या है? वोल्टेज क्या है? एक प्रोडक्शन है किसका? वोल्टेज क्या है? प्रोडक्शन है, गुणा है किसकी? विद्युत धारा और प्रतिरोध की। तो यह क्या लिख सकते हैं हम? वोल्ट बराबर है किसके? धारा यानी कि विद्युत धारा, और गुणा क्या? प्रतिरोध। ये ओम के नियम से हमें पता चल जाता है। इसी को आप अच्छे से समझकर नोट करें और आगे देखते हैं। ये देखें एक बार, ये क्या कहता है? ये डायग्राम यही बता रहा है, यदि विभवांतर यानी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो धारा भी इंक्रीज हो रही है। यदि वोल्टेज क्या हो रही है? कम हो रही है, तो धारा भी कम हो जाएगी, करंट भी कम हो जाएगा, एम्पियर भी कम आने लगेंगे। मतलब विद्युत धारा को क्या है? प्रवाहित होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? उसी को हम विभवांतर कहते हैं। विद्युत धारा को फ्लो कराने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं। जैसे हमारे घरों में लाइट आती है, कहते हैं कितनी वोल्टेज आई? 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? कई बार एग्जामिनर ने पूछा है। तो इसका मतलब है हमारे घर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 है। हमारे घर में करंट को चलने के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है? हमारे इंस्ट्रूमेंट को चलने के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है? 220 वोल्ट। यानी कि हमारे घर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220।
यदि ये कम हो जाता है तो इंस्ट्रूमेंट के पास करंट कम जाएगा और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है करंट की फ्लो होने की वो कम हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको क्लियर कर रहा है कि जैसे जैसे या कहें करंट कम हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रही है, यदि करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये समानुपाती है। क्या है? समानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब आर इसमें क्या रहेगा? एक किस्म से प्रतिरोध को डिनोट कर रहा है, जो अभी हमने बात की थी, रेजिस्टेंस को डिनोट करेगा। और देखते हैं जो अभी हमने बात की है वो नोट करते जाएं। यहां से हमें क्या मिला? यहां से हमें मिला ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है और इसी फॉर्मूले से यदि हमने करंट निकालना है किसी सर्किट से तो क्या करेंगे? वोल्टेज और रेशियो। तो करंट क्या है? क्वेश्चन आ जाए तो क्या कहेंगे? वोल्टेज और रेशियो क्या क्या है? एक रिजल्ट है। या वोल्टेज और प्रतिरोध की क्या है? अनुपात है, वो करंट कहलाएगा। अब यहां पर अगर हम आर इधर ले लेते हैं और ये आई यहीं रह जाएगा तो ये क्या हो गया? वोल्ट। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। सॉरी, ये नहीं आएगा। यदि आर इधर ले लेते हैं, आर वहीं रख लेते हैं तो यह क्या होगा? वी और आई। वी और आई के बारे में बात करेगा। मतलब रेजिस्टेंस क्या है? नोट करें, रेजिस्टेंस क्या है? प्रतिरोध क्या है? वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात है। क्या है? वोल्टेज यानी वोल्ट और विद्युत धारा के अनुपात को हम क्या कहेंगे? हम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का नाम लिया जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? आगे बढ़ते हैं और देखें, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे प्रतिरोध। कुछ बात हम कर चुके हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। वह चालक का गुण, मतलब क्या है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, गुड कंडक्टर जो हैं, वह चालक का गुण जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। क्या है? विरोध करता है। यानी कि प्रतिरोध क्या है? वो उस धारा को चलने से रोकेगा, वो विरोध करेगा। क्लियर है? उसी विरोध को हम क्या कहेंगे? इसको दूसरे भाषा में हम क्या कह सकते हैं? कंजप्शन ऑफ लाइट। क्या है? प्रतिरोध। रेजिस्टेंस है। हमारे यहां पंखा चल रहा है, वो क्या है? हमारा एक रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ? वो प्रतिरोध है, वो आगे धारा को चलने से रोकेगा, वो उसको यूज करेगा, कंजप्शन करेगा, मतलब रोक देगा। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कंजप्शन ऑफ लाइट, कंजप्शन ऑफ करंट क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। और इस तरह से ये कहा गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें कि इसका मात्रक क्या है? किसका? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? ओम। ओम यहां आर था और ये क्या था? वी, और ये क्या था? करंट, एम्पियर। तो ओम की इकाई आर यानी रेजिस्टेंस की इकाई क्या हुई? ओम। और वोल्ट किसकी है? वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर की। और एम्पियर किसकी है? करंट की। तो वहीं से ये हमारी चीज निकल के सामने आती है। आगे देखिए क्या कहता है।
आगे कह रहा है जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर 1 वोल्ट होगा। विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। इसको इस डेफिनेशन में दिया गया, जो हमने छोटे से रूप में इसको समझा है। अब उसको ये डिफाइन कर रहा है, क्लियर हुआ? इसको परिभाषित कर रहा है, तो आपको इस तरह से समझना है। आगे देखते हैं क्या कहता है। अब प्रतिरोध क्या है, ये काम करेगा कैसे? अब प्रतिरोध किस पर डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेंगे? इन चीजों पर डिपेंड करते हैं। जैसे चालक की लंबाई के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या है? जो लेंथ है, यदि लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। नोट करते जाएं। यदि हम किसी चालक की लेंथ को बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ की। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? यहां पर लिख सकते हैं आर यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। आर यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अब अगली बात कहता है अनुप्रस्थ काट के अक्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई ये चीज है, या इसको वायर मान लेते हैं। अगर मैं इसको यहां से काट देता हूं, ये अनुप्रस्थ काट कर दिया, तो इसका क्या होगा? एरिया कम हो जाएगा। एरिया यानी अक्षेत्रफल कम हो जाएगा। एरिया अक्षेत्र कम हो जाएगा। अब एरिया कम हुआ तो इसका मतलब एरिया कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। एरिया बड़ा कर देंगे तो हम क्या होगा? प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। एरिया कम करेंगे, दोबारा लिखें, एरिया कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। और एरिया बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। सॉरी, तो ये किसके अनुसार हुआ? ये हमारे अनुप्रस्थ काट यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस, यानी इसका मीनिंग क्या है? क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया यानी अक्षेत्रफल के। तो इससे हमारे पास क्या चीज निकल के सामने आई, उसको देख लेते हैं एक बार। उससे निकला कि रेजिस्टेंस जो है, ये यहां लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया की। ठीक है। यदि एरिया को हम बढ़ाएंगे, मोटाई बढ़ा देंगे, तो प्रतिरोध कम होगा। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, वो कम करंट को रोकेगा, क्लियर है? उसका विरोध कम करेगा। अगर तार पतले हैं तो क्या होगा? वो ज्यादा प्रतिरोध करेंगे और करंट को चलने नहीं देंगे, क्लियर होगा? इस तरह से अब इन दोनों चीजों से हमारे पास क्या निकला? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या है? लेंथ और एरिया के साथ भी काम करेगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा शायद। जैसे इसी बात पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक वायर है, ठीक हुआ? एक वायर है हमारे पास, उसको हमने क्या किया? उसके अंदर प्रतिरोध यानी आर है 9 ओम, क्लियर हुआ? कितना प्रतिरोध है? 9 ओम का है। अगर हम इस तार को, मान लेंथ इसकी कितनी है? L। अगर हम इसके
वायर को खींचकर लंबा कर देते हैं, मतलब दुगना कर देते हैं, तो क्या होगा? मान लो यही वायर थी, तो हमने क्या किया, इसको दुगनी लंबाई में खींच दिया। तो अब यहां हम क्या देखते हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी, डबल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही लेंथ डबल होगी तो इसका एरिया क्या होगा, आधा हो जाएगा। क्यों? लंबाई बढ़ी तो एरिया छोटा हो गया, मोटाई कम हुई, लंबाई बढ़ चुकी है। तो लेंथ तो डबल होगी लेकिन एरिया क्या हुआ, आधा हो चुका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अब इसका नया रेजिस्टेंस कितना है इस तार का। कंडीशन समझ में आई? एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम का है। अब उसको क्या किया गया, खींचकर लंबा कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो बताना है कि उसका अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा, कितने के बराबर होगा, ये बात आती है क्वेश्चन में। तो अब हमने देखा है, लंबा किया तो लेंथ बड़ी होगी, डबल कर दिया। इसी हिसाब से अगर मटेरियल वही है तो क्या होगा, उसकी जो एरिया है, मोटाई है, वो क्षेत्र है, वो कम हो गया, हाफ हो गया। तो अब इसको हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस तो कितना था, 9 ही था। तो नया रेजिस्टेंस दिखना है, तो वो क्या इफेक्ट आया उसको देखते हैं। तो R किसके बराबर होता है, लेंथ बाय A। तो लेंथ कितनी हुई अब, 2L, और एरिया कितना हुआ, हाफ। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, ये ऊपर चला जाएगा, L बाई ए। यानी कि अगर हम इसमें यहां पुट करें 9 था क्या, L बाई ए, क्योंकि जो ओम है, रेजिस्टेंस है, वो किसकी रेशो है, वो लेंथ और एरिया की रेशो है। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया है, अब 9, इसकी जगह हम क्या रखें, 9, तो कितना हो जाएगा, 36 ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां जैसे ही हम एल ए की वैल्यू रखते तो ये कितना हो जाएगा, 36 ओम हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ यहां पर स्टूडेंट्स, कि अब क्या है, उसका नया रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ चुका है। लेंथ डबल की थी लेकिन रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ चुका है। क्लियर हुआ? यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, नोट कर सकते हैं। ये आप दोबारा देख लें कि रेजिस्टेंस लेंथ के क्या है, समानुपाती है, डायरेक्ट संबंध है उसका। और रेजिस्टेंस का संबंध एरिया से कैसा है, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो यहां पर हमें पता लगता है कि इस तरह की व्यवस्था बनी। इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, हटा देते हैं एक बार सारा। वही चीज हमारे पास क्या है, आर क्या है, लेंथ और एरिया। ये आपके माइंड में बैठ गया होगा, दिमाग में बिठा लें इसको। अब यहां पर क्या है, इन्हीं चीजों से, क्योंकि जो ये चीज आई है इनसे ही हमारे पास निकला है। अब यहां से ही क्या आया, जो नॉर्मल हमारे पास क्वेश्चन आया कि एक क्वेश्चन पूछा गया, वही ले लेते हैं कि उसी तरह का, कि आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 ओम दी गई है। कितनी दे दी गई, आर की वैल्यू 9 ओम है। क्लियर? अब एक कहता है कि एक चालक है, एक वायर है, ये वायर है। अब इसको क्या करता है, वो मोड़ के आधा कर लेता है। ठीक है, इसको डबल कर लेगा। क्वेश्चन क्या आएगा, डबल कर लेता है इसको। जैसे हम कोई रस्सा तो उसको डबल कर लेते हैं, तो डबल कर लेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब इसकी जो लेंथ है, मान लो ये थी, अब उसने क्या किया, इसको डबल कर लिया। अब डबल करने से क्या होगा,
पहले इसकी लेंथ ये थी, तो अब लेंथ क्या होगी? हाफ। पहले एरिया ए था, तो अब एरिया क्या होगा? दुगना। ठीक है, इस कंडीशन में आपसे पूछता है कि बताइए उसका प्रतिरोध कितना है। तो अब हम देखते हैं इसको, अब इसी में हमने पुट करना है इसको। हमारे पास क्या है? पहले हमारे पास क्या था? आर की वैल्यू ये है, और इसका मतलब आर क्या था हमारा? एल बाय ए। तो इसका मतलब 9 वैल्यू है एल और ए के रेशियो की। ठीक हुआ। अब नई चीज हमें यहां पर पुट करनी है। अब हमें देखना है आर, नया आर लेना है, और एल बाय 2 और 2a। क्लियर? 2a। अब इसको हम नए रेजिस्टेंस को निकालते हैं, तो ये क्या हो गया? L बाय 2, नीचे ही था 2a। तो R की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स? L4a। L4a। क्लियर हुआ? अब हमारे पास क्या है? यहां पर नया R निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा? अब हमारे पास A की वैल्यू कितनी है? L बाय A की वैल्यू है 9। तो नया R जो हमने निकालना है वो आया हमारा 1 4, और ये कह सकते हैं R की वैल्यू यहां पर अगर हम पुट करते हैं तो क्या आ गया? 1 बाय 4 और 9। तो इसको कहेंगे R क्या आ गया? 9 बाय 4 ओम, यानी कि 4 गुना कम हुआ। पहले क्या था? 4 गुना अधिक हुआ। तो दो क्वेश्चन हमने समझे, एक में कम हुआ और एक में ज्यादा हुआ। ये किसका इफेक्ट था? इन दो चीजों का ही इफेक्ट था, ये इन्हीं से निकला है। ये छोटी सी बात लग रही है, लेकिन न्यूमेरिकल तक सोल्व करा सकती है अगर ये हमें समझ में आ गई है तो। एक बार दोबारा नोट कर लें, आपको शायद इसकी वैल्यू समझ में आ गई होगी। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक की लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। जैसे हमने कई बार देखा होगा, जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं वो हमारे घर से काफ़ी यदि दूर हैं तो हमारे लाइट स्लो आती है। क्यों? क्योंकि तार का रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, तार विरोध कर रहा है विद्युत धारा का, उसको हमारे घर तक नहीं पहुंचने देता। इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि भाई लोड ज़्यादा हो गया, एक ट्रांसफार्मर और लगाया जाए। विद्युत विभाग से बात करते हैं, वो फिर ट्रांसफार्मर लगा देता है, तो उससे क्या हो जाता है? हमारे घर में लाइट ठीक आ जाती है। क्यों आई? क्योंकि लेंथ कम हुई। क्या हुआ? लेंथ कम हुई। लेंथ कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो जैसे देखा होगा कि दूर कोई खंबा है या तार है तो हम वहां से तार लेके आते हैं। अगर वहां से हम वायर को लेके आ रहे हैं तो क्या होगा? उसकी लेंथ ज्यादा है, तो ज्यादा होने के कारण क्या है कि हमारी जो वायर है उस पर क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और वो बार बार स्पार्किंग होकर जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि लेंथ बढ़ी तो चालक यानी मीडियम का प्रतिरोध बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इस तरह की व्यवस्था की जाती है। इसीलिए प्रतिरोध ना इफेक्ट करे, बिजली विभाग क्या करता है? उसको हाई वोल्टेज पे चलाता है, और हमारे घर तक आते आते वो 220 तक कर दी जाती है। क्लियर हुआ? नहीं तो वो इतना प्रतिरोध हो जाएगा कि अगर कम वोल्टेज में चलाई गई तो उसका प्रतिरोध इतना होगा कि वो आने ही नहीं देगा, इसलिए उसको बढ़ाया जाता है। तो शायद आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन ये नियम कब लागू होगा? जब तापमान क्या हो? कांस्टेंट हो, तापमान फिक्स हो। यदि तापमान का भी इफेक्ट होगा किस पर? प्रतिरोध पर। तापमान के समानुपाती, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा। इसको भी हम समझते हैं थोड़ा सा। जैसे गर्मियों के अंदर क्या होता है? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जो हमारे घर तक आने वाले तार हैं वो रास्ते में हीट के साथ हैं, उनमें हीट बढ़ जाती है। मीडियम की हीट है तो उसमें भी बढ़ेगी, और उसके कारण क्या होता है
कि तार में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसलिए गर्मियों के अंदर ज़्यादा तार टूटते हैं, उनमें स्पार्किंग ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से सारा खेल चलाया जाता है। फिर वहाँ पर क्या करते हो, थोड़ा सा उसको वोल्टेज को बढ़ाकर आगे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा, जब भी बारिश आना स्टार्ट हो जाती है या कुछ मौसम चेंज होता है, हल्का हो जाता है मौसम, तुरंत बिजली विभाग क्या करता है, उसको एक बार लाइट को काट देता है। उससे क्या फ़ायदा होता है, वो क्या करते हैं उससे कि उन इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को जो पहले दे रहे थे उससे कम देना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि अब मीडियम में टेम्परेचर कम हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बिना रुके घर तक पहुंच जाते हैं, तो जिससे हमारे इंस्ट्रूमेंट को नुकसान हो जाता है। क्लियर हो स्टूडेंट? इसीलिए इलेक्ट्रिक विभाग जेई एसडीओ रखता है ताकि वो एटमॉस्फेयर के साथ इलेक्ट्रॉन को चलाए और इस तरह से हमें वो सुविधा देते रहे। क्लियर है? तो किसका इफेक्ट आया? टेम्परेचर का भी, और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। जैसे एक मेटल है, उसमें दूसरी और मेटल मिला दी जाए तो उसके प्रतिरोध चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? तो मेटल कैसा है, प्योर है, अनप्योर है। तो आगे चलकर दिमाग में क्वेश्चन रखें कि प्योर में प्रतिरोध कम होता है या अनप्योर के अंदर प्रतिरोध ज्यादा या कम हो जाता है। शुद्ध धातु के अंदर प्रतिरोध कम या ज्यादा है या अशुद्ध धातु के अंदर प्रतिरोध कम या ज्यादा है। इसी वीडियो में आपको ये क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। आगे देखते हैं, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या कहता है यही देखें, मिश्रित जो धातु हैं उनका प्रतिरोध उसके अवयव धातु उसकी अपेक्षा अधिक होता है। मतलब जो अलॉय हैं उनका प्रतिरोध ज्यादा होगा, मिश्रित धातुओं का प्रतिरोध ज्यादा होगा शुद्ध धातुओं की अपेक्षा। क्लियर है? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, मिश्रित धातु की जो बात कर रहा था उसको एक बार देख लेते हैं। क्या कह रहा है? मिश्रित धातु का उस ताप पर शीघ्र ही क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता। जो उपचयन यानी दहन का है कि ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसका उपयोग ताप युक्तियों में किया जाता है। मतलब फ्यूज बनाने के लिए भी मिश्रित धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे फ्यूज के लिए कौन सा होता है? सीसा और टीन। फ्यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं? सीसा और टीन का यूज करते हैं, क्योंकि वो मिश्रित धातु है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा ज्यादा टेम्परेचर में भी। इस तरह से वो काम करेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो वो मीडियम के जो एटम हैं उनसे वो क्या करेंगे? फाइट करेंगे। वो फाइट करेंगे, वो किसी मेटल में चलते तो वो फाइट करेंगे, प्रतिरोध के कारण उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। इस पोजीशन में उस पोटेंशियल डिफरेंस के रिक्वायरमेंट के कारण तो करंट और इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो गए। लेकिन मीडियम तो क्या करेगा? उसका विरोध करेगा, उसको चलने से रोकेगा। लेकिन वो तो चलेंगे, इस रोकने और चलने की कोशिश में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स पैदा हो जाती है, घर्षण बल पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से विद्युत धारा का क्या होगा? टेम्परेचर इफेक्ट आ जाएगा, तापीय क्या हो जाएगा? प्रभाव। उसमें ऊष्मा पैदा होगी, उसमें हीट पैदा होगी। अगर ये तापीय प्रभाव नहीं होता विद्युत धारा का तो कभी हम घर में जो हीटर है वो यूज नहीं करते। हीटर यूज होता है तो किसकी वजह से? तापीय प्रभाव के कारण। हम प्रेस करते हैं कपड़ों पर, प्रेस करे हुए कपड़े पहनते हैं तो वो जो प्रेस काम करती है वो भी काम करती है तापीय प्रभाव पर। क्लियर हुआ? और बहुत सारे हैं, जैसे हमारे यहाँ पहले बल्ब आते थे, आजकल तो एलईडी आने लगे, तो वो क्या था? वो ज्यादातर अपने करंट को किस में कन्वर्ट कर देते थे? तापीय ऊर्जा के अंदर। तापीय प्रभाव आ जाता था जिसके कारण प्रकाश कम मिलता था
और बल्ब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। इस तरह की पोजीशन भी आती थी। ये आपको शायद पता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कई बार कोशिश की होगी, जब बल्ब जलते थे तो हम कपड़ा लेकर उसको उतारने की कोशिश करते थे, यानी कि वो अभी बंद किया है तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर हमें पता लग गया था तापीय प्रभाव है। उसी के बारे में स्टूडेंट आज हम पढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है तो विशुद्ध क्या होगा? पूर्ण रूप से शुद्ध। तो स्रोत में ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में बदल जाएगी। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहेंगे। क्लियर है? अक्षय मतलब जो विद्युत धारा है वो यूज हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी किसके रूप में? एक हीट के रूप में, एक ऊष्मा के रूप में, पूर्ण ऊष्मा के रूप में, पूर्ण ऊर्जा के रूप में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तापीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक हुआ? जैसे हमने क्या किया, एक वायर ली और उसको घुमाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा हीटर की वायर बहुत ज्यादा सर्कल में होती है, बहुत ज्यादा लंबी होती है, लेकिन हम उसको क्या कर देते, और भी सर्कल में घुमा देते छोटी करने के लिए। लेकिन वो छोटी तो नहीं हुई, उसकी लेंथ तो बड़ी है। तो वहां पर क्या होगा, जो परिपथ है विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक हो, वो इलेक्ट्रॉनों को चलने ही नहीं देगा किसी भी हालत में। तो इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे तो तार बिल्कुल लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसी से क्या कहेंगे, उसका हीटर इफेक्ट है। आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हीटर या प्रेस के अंदर कौन से फिलामेंट यानी तंतु का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और जैसे ही आप कमेंट देंगे, कमेंट के द्वारा ही इस क्वेश्चन के आंसर दिया जाएगा। क्लियर है? तो आपको लिखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी में देखते हैं क्या कहता है ये। ऊर्जा यानी ऊष्मा क्या है? शक्ति और समय। कितने टाइम लगेगा? जितना टाइम ज्यादा लगेगा बल्ब के अंदर, जितना आप ज्यादा टाइम तक उसको यूज करेंगे उतना गर्म होगा। हीटर को जितना देर तक गर्म, देखा होगा हीटर धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट होता है, फिर काफी गर्म हो जाता है, मतलब टाइम लेगा। और पावर कितनी है, उसी हिसाब से उसमें ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलेगी। तो ये तापीय इफेक्ट का प्रभाव है। आगे देखते हैं। ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, इसको समझते हैं। हीट यानी कि ऊर्जा, एच किसको डिनोट कर रहा है? हीट। फिर क्या कह रहा है? पावर और टाइम की बात करता है। फिर आप देखोगे ये कुछ चेंज हो जाता है, अंत में जाकर हीट का जो इफेक्ट है ये डिफाइन करता है। हमारे जो किताब के अंदर है हीट को इस रूप में दिखाया गया है, यानी कि हीट क्या है? करंट का वर्ग के समानुपाती है, वर्ग के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है। समानुपाती तो है, लेकिन करंट इसमें क्या है? करंट वर्गानुपाती है, मतलब करंट बढ़ा देंगे तो वो स्क्वायर के हिसाब से हीट देगा। रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से हीट आ जाएगी, टाइम जिस हिसाब से बढ़ेगा उसी हिसाब से हीट होगी। लेकिन करंट इसमें क्या है? स्क्वायर है। ये आपको नोट करना है। क्लियर? आगे देखते हैं क्या है, इसको समझते हैं पहले, जैसे इससे समझ में आ जाएगा। अब हम इसको समझते हैं। यानी कि पावर, पावर क्या है? पावर यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है या विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति किसके बराबर है? वोल्ट और गुणा किसके? विद्युत धारा। वोल्ट गुणा विद्युत धारा, ये बात इसकी करता है। क्लियर स्टूडेंट? फिर ये वोल्ट क्या है? वोल्ट किसके बराबर है? वोल्ट जो रिजल्ट है किसका? विद्युत धारा
धारा I लिख देता हूं, और गुणा प्रतिरोध, ये इसका इफेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास जो हीट आई, ऊर्जा आई, ऊष्मीय ऊर्जा H के रूप में शो कर रहे थे, और P गुणा T की बात कर रहा था, सॉरी किसकी बात कर रहा है, T, P गुणा T यानी समय की बात करता है। अब P की जगह अगर हम वैल्यू पुट कर दें किसकी, इसकी V और I यानी करंट, V यानी वोल्टेज, और इस तरह से ये क्या रहेगा, T, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। और आगे चलकर हम क्या देखते हैं, V किसके इक्वल है, IR, तो IR की जगह हम क्या कर देते हैं, V की जगह हम क्या कर दे, I और R, I एक और रह गए यहां पर, मल्टीप्लाई यहां आपस में, और ये T। अब I डबल है तो इसका मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, सॉरी क्या होगा, I स्क्वायर हो जाएगा, और R ये रहा, ये T। क्या यही चीज आई या नहीं आई, इसको आप नोट करें, क्योंकि जो चीजें हैं हमारे पास, हम यहां पर चीजों को खत्म नहीं कर सकते। जो हम सीख चुके हैं उनको हम क्या करेंगे, जो आगे सीख रहे हैं उनको एक, क्योंकि पहले हर वीडियो के अंदर, हर लेक्चर के अंदर मैं बताता हूं कि फिजिक्स क्या करती है, यूनिफिकेशन करती है, सभी चीजों को जोड़कर समझने की कोशिश करती है और उसको अंतिम निर्णय पर पहुंचा देती है। तो हमारे पास क्या आया, ऊर्जा के इफेक्ट में क्या आया, करंट का क्या है, वो व्युत्क्रमानुपाती है, वर्गा समानुपाती है। ऊष्मा का जो प्रभाव पड़ता है किसी पर, तो वो क्या है, करंट का वर्गा समानुपाती है। रेजिस्टेंस का सिर्फ समानुपाती है, समय का समानुपात, मतलब डायरेक्ट संबंध तो है, लेकिन करंट के साथ हीट का क्या है, स्क्वायर का संबंध है, स्क्वायरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ हीट, इसका मीनिंग ये है। तो आपको ये याद रखना है, एक बार नोट करें और इसको देखें। अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा जो अभी हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया। उत्पन्न ऊर्जा या ऊष्मा किसका है, ये याद रखना। जूल का विद्युत धारा का तापीय नियम समझते हैं। अब क्या कहता है, थोड़ा बहुत और देखते हैं इसको, जो आपके एग्जाम में काम आएगा। इस नियम के अनुसार आगे देखते हैं क्या कहता है, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न विद्युत ऊष्मीय विद्युत के वर्ग के समानुपाती, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो आप शायद नोट ना कर पाए हों तो इसको देखकर एक बार नोट करें। क्लियर है, जो अब हमने एक ओरल बात की थी उसको आप नोट कर सकते हैं। प्रतिरोध के समानुपाती होती है और विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। तो ये तीनों चीजें इसी में हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में और ये एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, एक बार इसको नोट करें और आगे चलें। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, क्यों लिया जाता है, क्योंकि वो उस ताप पर ऑक्सीडेशन उसका नहीं होता, उसका गलनांक पूछा जाता है, ये नोट करें। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से क्या भरा जाता है, बहुत क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखें, विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट हो, ये हम बात कर चुके हैं और इसे आप नोट कर सकते हैं। ताप प्रभाव हीटर प्रेस के बारे में वांछनीय है, जरूरी है, हम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है।
विद्युत शक्ति ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को शक्ति कहा जाता है। हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी हमने बात की थी, और इस तरह से हम इसको आगे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है हमने अभी बात की इसके बारे में, ये था। अब यहाँ पर यहाँ देखेंगे तो P बराबर है VI, क्लियर, हम बात कर चुके थे। अब यहाँ पर V बराबर है क्या है, IR। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, IR V की जगह IR रख देते हैं और I पहले से ही है, तो क्या हो गया P R का स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, पावर करंट का क्या है भाई, पावर करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कैसा, स्क्वायरली। और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक हुआ यहाँ तक। और इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर एक और काम करें, I बराबर है किसके बराबर होता है, I बराबर है किसके, V और R के। अगर हम इसके अंदर यहाँ पर आगे चलकर क्या कर दें, I की वैल्यू रख देते तो ये क्या होगी, V R स्क्वायर और R। तो यहाँ पर क्या निकल आएगा, V R स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, और क्या आ गया, R, एक R से R गया, तो क्या आ गया, P बराबर है V स्क्वायर R। इस तरह की व्यवस्था भी बनेगी। ठीक है, यहाँ तक ही करेंगे और आगे हम फिर देखते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।